हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 से। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 56 से सेक्शन 59 तक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में क्या क्या आता है वो सीखेंगे। बच्चों इनकम अंडर द हेड पहले सैलरी होती थी, एक हेड तो होता था हमारा सैलरी वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला। हाउस प्रॉपर्टी हमने कवर कर लिया, ठीक है। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, और इसके अलावा जो इन चारों में ना आए, चारों में नहीं आ रहा, ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन भी नहीं है, पीजीबीपी भी नहीं है, तो वो सारी इनकम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में आ जाएगी। ऐसी इनकम जो फर्स्ट 4 हेड में कवर नहीं होती वो कहां पर जाती है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में। जैसे लॉटरी में जीत गए, कैजुअल इनकम है, ठीक है। हॉर्स रेस में आपने पैसा लगा दिया, वो सारी चीजें कैजुअल इनकम में ही आ जाती हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कहीं से, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये सारी इनकम क्या होती है? हमारी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस होती हैं, ठीक है बच्चों। इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस काफी आसान टॉपिक है, बहुत आसान सा। देखो एक बार, एनी इनकम, प्रॉफिट और गेन जो भी कहां पर टोटल इनकम में तो आएगा, ठीक है। विच कैन नॉट बी इंक्लूड अंडर, यहां पे लिख लेना फर्स्ट 4 हेड्स, एनी ऑफ द पैरास्क्राइब हेड्स ऑफ इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां लिख लो फर्स्ट 4 हेड, ठीक है। अंडर फर्स्ट 4 हेड, जो फर्स्ट 4 हेड में नहीं आएगा वो कहां पर आएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। ठीक है, थस दिस हेड इज द रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम एंड ब्रिंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑल द टैक्सेबल इनकम, प्रॉफिट और गेन ऑफ एन एसएस, किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो, ठीक है, अदर चीजों का, वो सारा कहां पर आ जाएगा? हमारा अदर सोर्स में आ जाएगा। अदर सोर्स इनकम्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पहली 3 लाइन अपनी नोटबुक में लिख लेना यहां तक, बस अदर सोर्सेस और कुछ नहीं। फिर देखें टाइप्स ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्स में इनकम कौन कौन सी आती है, ठीक है। पहला कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम लॉटरी वगैरह, इस पे टैक्स कितना लगता है याद हो तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको 30%। जब सीखा था ना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, वहां पे था बच्चों ये चीज। कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा 30%, फ्लैट रेट लगता है कितने परसेंट? 30। क्या कोई एक्सपेंस अलाउड है डिडक्ट करना इसमें से? नॉट अलाउड। आपने लॉटरी की टिकट खरीदी 50,000 रुपए की और जीत गए 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, ये घटाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर घटाना अलाउड नहीं होता है। तो सारी बातें वही होंगी, कुछ बातें पहले हो चुकी हैं, कुछ नई एड ऑन हो जाएंगी। ओके, पहला क्या है अपना? कैजुअल इनकम। दूसरा क्या है? डिविडेंड इनकम। फिर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ये भी कहां पर आएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में। गिफ्ट मिल रहा है आपको, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। और फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी, ये भी क्या है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में ही आना है। फिर लिखा है पेमेंट रिसीव अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टू पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ये अलग चीजें है, एक बिजनेस का टाइप है, ठीक है। रेस हॉर्सेस, हॉर्स रेस में अगर आपने पैसा लगाया है, हॉर्स रेस, कहीं हॉर्स रेस हो रही है मान लो, ठीक है। हॉर्स रेस में आपने कहा ये लो भाई, इस वाले घोड़े के ऊपर हमारा 50 लाख, जीत गए तो सीधे 1 करोड़ मिलेगा। 50 लाख रुपए लगाए आपने, डबल, जीत गए तो डबल मिलेगा, इस तरह से होता है ना। तो वो कैजुअल इनकम में आता है। हॉर्स रेस अलग चीज है, रेस हॉर्सेस अलग है ये कुछ। फैमिली पेंशन, एनी अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट 4 हेड। फटाफट से ये चीजें देखें, ठीक है। 1 2 3 4 ये सारे के सारे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोट करें जल्दी से, ठीक है। ये आप यहाँ पे नोट कर लेना रुक के एक बार। चलिए मैं आगे बता देता हूँ अब आपको, ठीक है। कैजुअल इनकम क्या होती है बच्चों? कैजुअल इनकम मीन्स एनी इनकम in the nature of winning from lottery, crossword puzzles, races including horse races, ठीक है, कार्ड गेम्स। अच्छा, हॉर्स रेस के अलावा अदर किसी एनिमल की रेस हो रही है, कैमल रेस, ठीक है, एलिफेंट रेस, ठीक है, तो वो सारी ना पीजीबीपी में चली जाएगी, इसमें नहीं आएगी। इसमें जो सेक्शन है इसमें सिर्फ इसी को, हॉर्स रेस को ही कवर करा है इन्होंने। कार्ड गेम,
and other games of any sort, gambling, betting, such winning are chargeable to tax at a flat rate 30%. कोई भी एक्सपेंस घटाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन और फ्लैट रेट ऑफ 30%, अंडर सेक्शन 115 BB, and tax is deductible at 30% on such income in case of it exceed 10,000. अगर 115B में जाओगे तो ये है, ठीक है। बाकी नॉर्मल फ्लैट रेट टैक्स कितना लगता है, 30% लगता है। देखो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स है कोई, उसने लॉटरी की टिकट खरीदी भाई 20,000 रुपए और वहां से विन किया, कॉस्ट थी लॉटरी टिकट्स की, विनिंग हुई उसकी 1,00,000 रुपए। बताओ टैक्स कितना होगा, तो फ्लैट। जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करोगे, टैक्स निकालोगे उसके ऊपर, तो 1,00,000 का सीधे 30% निकालोगे। 30% कितना आएगा इसका, तो टैक्स आ गया इसका 30,000। क्या रिबेट मिलेगी, यस। कैजुअल इनकम से रिबेट अलाउड थी, याद हो तो। इसके पास और कोई इनकम नहीं है तो 12,500 की छूट मिल जाएगी इसको, ठीक है। लेकिन कोई भी एक्सपेंडिचर घटाना अलाउड नहीं होगा, नो एक्सपेंडिचर अलाउड टू डिडक्ट। तो एक्सपेंडिचर कोई सा भी नहीं घटा सकते आप कैजुअल इनकम में से, चाहे कितने मर्जी की। आपने टिकट खरीदी 50,000 की और लॉटरी में जीत के आए हो सिर्फ 20,000 रुपए, 20,000 रुपये टैक्स दे दो जबकि लॉस हुआ है, 20,000 रुपये टैक्स लग जाएगा, 30% 6,000 रुपये, ठीक है। तो कैजुअल इनकम लिख लो, फिर अगला पार्ट करते हैं। कैजुअल इनकम में और कुछ है ही नहीं, पहले ही सीख लिया था हमने, 30% टैक्स लगता है, ठीक है, नोट करें, ठीक है। तो कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना लगाना है, 30%। कौन से हेड में टैक्स होगा ये, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। चलो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स काफी आसान है बच्चों। अब आपने इनकम अर्न करी कहां से, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। इसका मतलब है आप बिजनेस, रेस हॉर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बिजनेस जैसा है कुछ। मान लो ये कंपनी है, मिस्टर एक्स है, ये रेस हॉर्स ऑर्गेनाइज करता है। इसके पास एक ग्राउंड है जहाँ पे रेस हॉर्स होता है, ठीक है, उसको ग्राउंड को मेंटेन करता है। यहाँ पर ऑडियंस जो बैठती है उनके लिए पैवेलियन बनवाता है, सारा चीज़ स्टेडियम वगैरह बनवाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। तो इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, सेक्शन 56, if any person has income from owning and maintaining of race horse, such income shall be taxable under the head other source। कहाँ पे आएगी, अदर सोर्स। अगर इनकम कहाँ से आ रही है, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स से, रेस हॉर्स से आ रही है तो कैजुअल इनकम, हॉर्स रेस से आ रही है तो कैजुअल इनकम। हॉर्स रेस का मतलब होता है सट्टा लगाना, रेस हॉर्स मेंटेनिंग वाला मतलब होता है आप एक बिजनेस को मेंटेन करते हो, जो आप बिजनेस क्या है, रेस हॉर्सेस का बिजनेस आपका, ठीक है। एंड इनकम शैल बी कंप्यूट इन द नॉर्मल मैनर, विल बी टैक्स एट द नॉर्मल रेट, टैक्स नॉर्मल रेट पे लगेगा फिर, ठीक है। आप रेस ऑर्गेनाइज करने वाले पर्सन हो और मेंटेन करते हो सारी चीज, ठीक है। अच्छा इसमें कभी लॉस हो जाए तो सेट ऑफ कर लो, किससे, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है ना, वो सेट ऑफ भी हो जाता है। लेकिन कैजुअल इनकम का सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता, यहाँ पर होता है, बट मैक्सिमम 4 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, रेस हॉर्सेस वाला पार्ट अलग है, हॉर्स रेस अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, ये बात लिख लो। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो मैंने ये आपको 2 पार्ट बताया अभी, एक तो बताया मैंने आपको कैजुअल इनकम, ठीक है, और 7th इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। अब देखते हैं बच्चों इंटरेस्ट इनकम एक बार, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। Taxability of interest income, section 56, section 56, any interest income shall be taxable under the head other source। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो टैक्सेबल कहाँ पर होगा, अदर सोर्स। तो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट कहाँ से अर्न करोगे, एफडी करा लो बैंक। आपके पास 50 लाख रुपए थे, 50 लाख की आपने एफडी करा ली, 10% इंटरेस्ट है, 5 लाख। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स। बट कुछ इनकम ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, एग्जेम्प्ट है 10-15 में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बॉन्ड अगर आपने खरीदे जो गवर्नमेंट ने इशू करे थे,
या फिर आरबीआई रिलीफ बॉन्ड खरीद लिए जो आरबीआई ने इशू करे थे, इन बॉन्ड्स पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खोल रखा है आपने, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट, मान लो मैंने ये पोस्ट ऑफिस में मैंने एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, वहाँ कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस, एक सेविंग अकाउंट खुलवाया, उसमें मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े थे, वो डाल दिए, इंटरेस्ट दिया इन्होंने 7%, कितना आ गया अफोर्डिंग, 3500 रुपये तक का एक्सटेंट, 3500 रुपये तक का इंटरेस्ट क्या है, एग्जेप्ट, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ पे, अगर आप पीपीएफ है आपके पास, उसमें पैसे डालते हो, पीपीएफ से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है, क्या है, एग्जेम्प्ट है, भी क्या है हमारा, एग्जेम्प्ट है। और लिखा है एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, कोई नोटिफाइड है 10-15 में गवर्नमेंट ने बोल दिया तो वो एग्जेम्प्ट, यही फिर क्रेडिट। ठीक है, ये भी एक बार देख लो आप, इंटरेस्ट इनकम इजी इजी से पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम पे भी कोई टैक्स, बाकी इनके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी, नॉर्मल रेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बैंक में एफडी है, ठीक है, किसी कंपनी में आपने डिपॉजिट कर दिया, वहां पर से इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो ठीक है, वहां वाला वो सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे। देखो बच्चों, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है फैमिली पेंशन। अगर किसी को फैमिली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन कम, पेंशन क्या होती है, पहले एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके पास एक एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉय है वो क्या करता है, काम करता है। जब एम्प्लॉय काम करता है, कहीं जॉब करता है अपनी, ठीक है, आप काफ़ी टाइम यहाँ पर इसने बिता दिया, 20 साल 25 साल कहीं पे जॉब किया है, जब ये रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर उसको रेगुलर पेमेंट देगा, कुछ रेगुलर पेमेंट देगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंशन। फिर वो टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में, कहाँ पे टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में। मान लो कोई पर्सन रिटायर हुआ, अब उसको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई, 2,40,000। ये सैलरी हेड में आएगी, इसमें से 50,000 वाली डिडक्शन भी मिलेगी, 16 आई ये वाली, ठीक है, वो नॉर्मल पेंशन है। बट फैमिली पेंशन कब मिलती है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और फैमिली को पेंशन मिल, फैमिली पेंशन, ठीक है, फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। ये टैक्सेबल कहाँ पे होगी, अदर सोर्स, सैलरी में नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉय को खुद मिल रही है पेंशन तो वो सैलरी में है, किसी फैमिली मेंबर को मिल रही है आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मे पे सम पेंशन टू द फैमिली मेंबर टू द एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। टैक्सेबल कहाँ पर होती है, अंडर द हेड अदर सोर्स, बट 57 डिडक्शन इज अलाउड होती है, 1/3 ऑफ सच पेंशन, बट मैक्सिमम 15,000। देखो क्या, किसी पर्सन को मान लो पेंशन मिली, कितना ले लें, 20,000 रुपये ले लेते, पूरे साल में कितनी मिलेगी, 2,40,000। अब इसका 1/3 कर लो, 80,000, या फिर 15,000, और 15, मैक्सिमम 15, इसमें से 15,000 रुपये घटा दो, बाकी टैक्सेबल है। अच्छा, किसी को मिला ही बहुत कम मिला, मान लो 3,000 रुपये पेंशन मिलती है 12 महीने की, कितना हो जाएगा, 36,000। अब करो इसका 1/3, फिर 1/3 आया 12,000, 12,000 लेस करोगे या 15, 12 लेस हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। अगर फैमिली पेंशन है, किसी को पेंशन मिल रही है, फैमिली मेंबर है वो, उसकी इनकम भी टैक्सेबल। मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ठीक है, मिसिज एक्स को पेंशन मिलती है, किसकी, मिस्टर एक्स वाली, और खुद भी इनकम अर्न करती है, तो जो खुद जॉब करती है वो सैलरी इनकम है, जिसके हस्बैंड की अगर इसको पेंशन मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दिस इज कॉल्ड फैमिली। या उसके बच्चों को पेंशन मिलती है, आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय उसके किसी फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड द फैमिली पेंशन। कितना टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल है। इस रेट से, नॉर्मल रेट से, कैजुअल इनकम होती है 30%, बाकी कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स समझ के 30% में टैक्सेबल कर देना, ठीक है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। तो फैमिली पेंशन ये पढ़ लिया, ठीक है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, 1/3 या फिर और मैक्सिमम 15,000 तक हम लेस कर सकते, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, फिर देखते हैं बचे हुए पार्ट। चलो नेक्स्ट में करते हैं बाकी बचे हुए पार्ट, यहाँ तक आप कर लो, ठीक है, पहले अपनी मॉडल से क्वेश्चन वगैरह देख लेना, इसकी बेसिकली समझ आ जाएंगे।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स स्टार्ट करा था, वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो लेते हैं सेकंड क्लास इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। क्या क्या चीजें पढ़ ली थी बच्चों हमने। कैजुअल इनकम डन किया था हमने, ठीक है। गिफ्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट इनकम हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ एडवांस एंड की मैन पेमेंट रिसीव अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय नहीं है उसको पैसा मिल रहा है। किस चीज का? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये होता क्या है अभी समझे, ठीक है। और से मैंने आपको बता दिया, फैमिली पेंशन है वो बता दिया, ठीक है। फिर डिविडेंड इनकम रह जाएगा बस, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले की मैन को। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। फैमिली पेंशन, की मैन देखो क्या होता है। की मैन अगर मैं बात करूं, एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। अगर ये चला गया तो हमारा बिजनेस ठप हो जाए। देखो आप कहीं जॉब करते हो ना, आपकी काम की वैल्यू बहुत होती है अगर आप अच्छे से काम करते हो। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्लॉयर को रोज उनको देख के गुस्सा आता रहता है, ऐसे एम्प्लॉय भी हैं, ठीक है। कुछ एम्प्लॉय इतने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं जिनको एम्प्लॉयर हटा नहीं सकता, उन्हीं के काम की वैल्यू होती है। उनके लिए क्या करवाते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए, उस पर्सन का क्या करा लिया जाता है, इंश्योरेंस करा लिया जाता है। अब इंश्योरेंस मिस्टर एक्स ने कराया मिस्टर आर का, ठीक है। की मैन इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस। अब इसने प्रीमियम पे करा, प्रीमियम पे करा तो ये अपने पीएनएल में डेबिट कर लिया। अपने पीएनएल में क्या करेगा, डेबिट। अगर इसको पेमेंट रिसीव हुई है इंश्योरेंस कंपनी से मैच्योरिटी पे, तो वो इसकी इनकम हो जाएगी बिजनेस। अगर एम्प्लॉय को मिला है वो पैसा, एम्प्लॉय को मिला मैच्योरिटी पे, तो वो इसकी इनकम हो जाएगी सैलरी में। कोई और पर्सन है बिजनेस के बाहर, अदर पर्सन, एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर उसको मिला है तो उसकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स होती है। इफ एम्प्लॉयर टेक अ पॉलिसी इन द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय के नाम पे लेता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। प्रीमियम जो भी पे करा हुआ एम्प्लॉयर ने अलाउड है डेबिट करना, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैच्योरिटी पे जो भी इनकम आएगी एम्प्लॉयर की इनकम होगी तो बिजनेस इनकम। एम्प्लॉय को अगर पैसे मिल जाए तो सैलरी इनकम। एनी अदर पर्सन, इसके अलावा कोई और पर्सन है, एनी अदर पर्सन है अगर बच्चों जो कंसिडर किया जिसको बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट है। सच पॉलिसी इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। If payment has been received by such person, it is called considered to be income under the head other source। कोई इनकम द हेड अदर सोर्स, नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाली बात। इसको भी एक बार नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में अभी हमने इंटरेस्ट इनकम देख लिया, डिविडेंड इनकम अभी पेंडिंग है, डिविडेंड इनकम भी अभी हम, ठीक है। पहले ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पार्ट आपको आ गया। अगर की मैन इंश्योरेंस कराया गया है उसका कोई अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पे, दैट इज इनकम द हेड अदर सोर्स। एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को, ठीक है। बिजनेसमैन को एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो वो कौन सी इनकम है बच्चों, बिजनेस, ठीक है। एम्प्लॉय को मिल रहा है तो सैलरी, अदर देन एम्प्लॉय, अदर देन एम्प्लॉयर मिल रहा है तो वो इनकम हेड अदर सोर्स, ठीक है। डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता ना, बट इंपॉर्टेंट बहुत होता है बिजनेस के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी। फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। बच्चों आपने कैपिटल, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों ने एक एग्रीमेंट करा। इसने कहा भाई मेरे पास लैंड पड़ी हुई है 80 लाख रुपीज की, मुझे सोल्ड करनी है। मिस्टर बी ने कहा ठीक है ये पकड़ो 5 लाख रुपए एडवांस, बाकी पैसे मैं 2 महीने बाद देता हूँ। अब 2 महीने बाद मिस्टर बी ने कहा ये लैंड तो बेकार है, मेरे काम की है नहीं यार, ये नहीं खरीद पाया, इससे पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। मिस्टर बी ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं खरीद रहा। मिस्टर ए ने बोला जो 5 लाख रुपए दिए थे वो मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, मैं नहीं देता वापस। अगर मिस्टर ए ने 5 लाख नहीं दिए तो मिस्टर ए की इनकम हो गई। वैसे तो ये कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन थी, कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं, ठीक है बच्चों। कौन सी एसेट्स हैं, मान लो बिल्डिंग है, ये कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं,
तो कैपिटल गेन में आना चाहिए था, पहले कैपिटल गेन में ही आता था, बट अभी कैपिटल गेन में नहीं। एडवांस अगर आपने किसी का रख लिया पैसा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Mr. A has into an agreement to sell any capital asset. Some advance money was received, but the buyer ने मना कर दिया बाद में खरीद। आपने जो एडवांस लिया था, मान लो आपको अपनी कार बेचनी है, ठीक है, आपने कार बेची 5 लाख की, पर एडवांस ले लिया किसी से 1 लाख, बाकी पैसे वो नहीं दे पाया, आपने उसके 1 लाख रुपए भी रख लिए। ये वाली इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉरफिट अमाउंट शैल बी कंसीडर टू बी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है, देखिए नोट करिए। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी का एडवांस मनी भी फॉरफिट करते हो तो वो भी कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। वो भी क्या माना जाएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स माना जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। हमने इसमें क्या सीखा? इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कैजुअल इनकम आ रही है, मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस है, मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स, ये सारी चीजें हैं। और क्या था इसके अलावा? इंटरेस्ट इनकम के अलावा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड अभी पढ़ना है। ठीक है, डिविडेंड, या फिर आपने किसी का अमाउंट फॉरफिट कर लिया, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारी इनकम टैक्सेबल है। कैजुअल वाली 30% है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल रेट, बाकी सब क्या है हमारा? नॉर्मल रेट। ईमेन इंश्योरेंस पॉलिसी है, फैमिली पेंशन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज। अच्छा, क्या इसमें से खर्चे अलाउड हैं? कैजुअल इनकम में से तो खर्चे नहीं घटाने देते, कैजुअल इनकम से एक्सपेंस घटाना अलाउड नहीं है। अब देखो बच्चों, आपने मान लो वो खरीद लिया, कोई बॉन्ड्स खरीदे, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो भी टैक्सेबल है। बॉन्ड खरीदने पे क्या कोई एक्सपेंडिचर होता है तो वो अलाउड होगा या नहीं? यस, अलाउड होना। कैजुअल इनकम में नहीं अलाउड है, कोई बात नहीं, बाकी जगह तो अलाउड होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जगह अगर होते हैं तो अलाउड है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। तो देखो कहाँ कहाँ अलाउड है एक्सपेंडिचर फोर फीचर के बाद। डिडक्शन ऑफ अलाउेबल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस होते हैं जिनकी डिडक्शन अलाउड है सेक्शन 57 में। वैसे तो कोई खर्चा होता नहीं है, वैसे कोई खर्चा नहीं होता, वैसे तो कोई खर्चा अलाउड होता ही नहीं है। कहाँ पे नहीं अलाउड होता था? लॉटरी वाले में, कैजुअल इनकम में कोई नहीं होता था। वो बात लिखी है बच्चों सेक्शन 58 में। सेक्शन 57 में लिखा है क्या क्या अलाउड होता है, तो एक बार सेक्शन 58 पहले पढ़ लेते हैं। देखो सेक्शन 58, एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा जब आप इनकम निकाल रहे होगे। लॉटरी वाली, क्रॉसवर्ड पजल्स वाली, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस वाली, ठीक है, कार्ड गेम्स वाली, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं। ठीक है, ये लिख लो इसको एक बार, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 को। फिर देखते हैं सेक्शन 57। ठीक है, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। कहां पर? लॉटरी, गैम्बलिंग, ठीक है, इसमें लगा दिया आपने हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, यहां पर कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 57 क्या कहता है, कहां कहां पर अलाउड है? देखो, इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अर्न, इंटरेस्ट आपने अर्न करा है। मान लो किसी कंपनी में मैंने पैसे लगाए, म्यूचुअल फंड खरीदे या डिपॉजिट्स कर दिए 5 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट आया, कितना ले लेते हैं? चलो इंटरेस्ट ले लेते हैं भाई। इंटरेस्ट मिला है इसको हमें पूरे साल का 15%, 75,000 का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सच इनकम इज अलाउड एट डिडक्शन बट मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूड इन द टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये मीनिंग क्या है इसका? देखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये 5 लाख रुपए में लोन लेकर आया था, कहीं लोन लेकर आए थे, यस, ये 5 लाख रुपए मैंने बैंक से लो, कितने परसेंट? 9%। इंटरेस्ट जा रहा है मेरा 45,000, क्या लेस कर लूँ इसमें से? यस, अलाउड है, लिखा तो है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सच इनकम इज अलाउड एट डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना? 20% ऑफ सच इनकम, 20% ऑफ सच इनकम, पूरा नहीं, 20% करके देखो इसको पहले। 75,000 का 20% कितना होता है? 75,000 का सर 20% हो रहा है 15,000 रुपये। घटाने, हाँ इतना ही घटाने देंगे,
ठीक है, इंक्लूड इन द टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई। अच्छा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, मान लो इंटरेस्ट मिला मेरे को यहाँ पर 40%, तो कितना इंटरेस्ट आ जा 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 30% ले लेता हूँ, 30% इंटरेस्ट मिला। 30% कितना होता है इसका 5 लाख का, 30% हो गया 1,50,000। अब इसका 20% करके देख, यानी इनकम का 20% करके देख लेना। अच्छा, इंटरेस्ट मिला 1 साल में 40%, 2 लाख रुपए, 2 लाख का 20% करके देख लो 40,000। अच्छा, ये 5 लाख रुपए जो मैं लोन पे लाया था ना, ये 5% पे ही मिल गया था मुझे लोन, 25,000। अब ये पूरा घटा लो, कोई दिक्कत, यानी मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम, ये लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम कितना 20% ऑफ सच इनकम, इससे ज़्यादा नहीं। कोई ऐसे नहीं बोलेगा मैं लेकर आया 1 लाख रुपए लोन पे, लोन लिया 1 लाख रुपए, कितने परसेंट पे, 4% पे लोन लिया है सर, 4,000 का। अभी इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्ट करके, कितना मिला इंटरेस्ट, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आपने कमाए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, हायर रिस्क पे 20% आया 20,000, इनकम कितनी आई 20,000, एक्सपेंस कितना हुआ 4,000, क्या लेस कर लूँ इसमें से 4? यस और इनकम का 20% तक अलाउड है। अच्छा, ये लोन मुझे मिला होता मान लो 7%, तो इंटरेस्ट कितना होता 7,000, फिर 7,000 लेस नहीं कर पाते, जो इंटरेस्ट आया इसके 20% से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ये बात लिखी। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन आपने दिया है सिक्योरिटी खरीदने में, रेम्युनरेशन दिया है बैंकर्स को, वो सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, जेन्युइन एक्सपेंस है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम्स वहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फॉर एम्प्लॉय एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अ डिडक्शन विल बी अलाउड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, अलाउड है। वेयर द अमाउंट टू बी चार्ज अंडर दिस हेड फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर मशीनरी प्लांट एंड मशीन। अच्छा देखो, ये क्या पार्ट है, फोर्थ वाला, इसको बोलते हैं आपने अपना घर किराए पे दिया, आपके पास एक घर है वो किराए पे दिया। अगर आप अपना घर किराए पे देते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है। मैंने कहा घर के साथ साथ फर्नीचर भी दे देते हैं, एसी भी दे देते हैं, ठीक है, और आइटम्स भी दे देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, ये आपने जो फैसिलिटी रेंट पे दी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात लिखी हुई है देखो। ठीक है, इसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड है। वेयर द इनकम चार्जेबल अंडर दिस फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर। ठीक है, लेटिंग क्या है, हायर ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर, ये सब विद और विदाउट बिल्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स मशीन, ये सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, या फिर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, या डैमेजेस वगैरह के लिए मशीनरी का, प्लांट का, आप मशीन किसी को किराए पे देते हो, मशीन की रिपेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, फिर ये खर्चे लेस कर सकते हो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अलाउड है। इन केस ऑफ इनकम इन नेचर ऑफ फैमिली पेंशन में मैंने आपको बता ही दिया 15,000 और 1/3 विच एवर इज। ठीक है, मैक्सिमम 15,000, इससे ज़्यादा नहीं। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर spread out, expend wholly and exclusive for the purpose of making earning such income, इस तरह की चीजें अलाउड है। और क्या है फिर, इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो, नोट भी कर लेना इसको। तो ये क्वेश्चन ये भी बन गया हमारा, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, ऑन कंपनसेशन, इनहेंस कंपनसेशन रिसीव चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन। देखो इसकी कहानी क्या है एक्चुअल, आपके पास एक लैंड है दिल्ली के अंदर, गवर्नमेंट को चाहिए वो लैंड, गवर्नमेंट ने वो आपसे ले ली, गवर्नमेंट कहती है लैंड मुझे दे दो भाई, ये जमीन हमें चाहिए, आप बैठे हो कह रहे हो हम नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट ने मांगा है तो देना पड़ेगा। कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती है, गवर्नमेंट के पास राइट होता है अब ये लैंड, लेकिन आपको कंपनसेट कर देंगे। आपको लगता है आपकी लैंड है 10 करोड़ की, पर गवर्नमेंट ने आपको दिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए, आपने कोर्ट में की, धीरे धीरे कभी जाकर 4-5 साल बाद गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए आपको और दे दिए, इनहेंस कंपनसेशन दे दिया। ठीक है, इनहेंस कंपनसेशन मिला, आपने कहा ये 5 करोड़ मेरा गवर्नमेंट ने 3 साल से रखा हुआ है, इस पे इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन, इस 5 करोड़ के ऊपर
आपको 10% जो भी है इंटरेस्ट भी मिल गया, मान लो पिछले 3 सालों का, ठीक है, 5 करोड़ के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी मिल गया, वो इंटरेस्ट इनकम कौन सी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो भी टैक्सेबल होगा। बट उसमें क्या कोई डिडक्शन अलाउड है? यस, डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इनकम, नो डिडक्शन वुड बी अलाउड एनी अदर क्लॉज, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल भी देख लो 145B एक बार। As per section 145B, interest received for payment of compensation from government or other similar agency in connection with compulsory acquisition land building कुछ भी है, ठीक है, तो 50% अलाउड है। कितने परसेंट अलाउड है बच्चों? 50%, ठीक है। तो ये पार्ट अपना डन। खर्चे अलाउड हैं, कहाँ पे खर्चे अलाउड नहीं, जहाँ पर जेन्युइन एक्सपेंस होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउड करती है, ठीक है, लॉटरी वगैरह में अलाउड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे हम अपना डिविडेंड वाला पार्ट, देन ये पूरा अपना कवर हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पढ़ना है आज हमें। फैमिली पेंशन वगैरह हमने देख लिया था, ये सारी चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो लास्ट टॉपिक हमारा रहता था डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम स्टार्ट करते हैं। फॉरफीचर मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या खर्चे घटाए जाते हैं अदर सोर्स इनकम में से, कब घटाना है सेक्शन 57, कब नहीं घटाना सेक्शन 58, दोनों कवर कर लिए थे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा पार्ट ये भी देखें बच्चों, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्या चीज है? कैजुअल इनकम टैक्स लगेगा 30%, साथ में एजुकेशन सेस वगैरह लगेगा 4%, नो एक्सपेंडिचर और अलाउड, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, डिडक्शन कोई भी अलाउड नहीं है, 87A रिबेट अलाउड थी बस, ठीक है। इसके अलावा ये पार्ट भी देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, फिर डिविडेंड स्टार्ट करते हैं। अनएक्सप्लेन कैश, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, मनी, बुलियंस, ज्वेलरी, ये सारी चीजें, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये सारी चीजें अगर तो एट द रेट अनएक्सप्लेन मनी पे 60% ऑफ सच इनकम प्लस सरचार्ज 25% ऑफ टैक्स, इफेक्टिव टैक्स हो जाएगा 78%, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी कितना 4%, नो डिडक्शन इज अलाउड, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। कौन से वाला? एक्सपेंडिचर। अगर अनएक्सप्लेन मनी आप बता ही नहीं रहे हो कहाँ से आया, तो टैक्स का रेट देख लो कितना हाई है, ठीक है। सेट ऑफ और लॉस, कुछ भी अलाउड नहीं है कोई इनकम, ठीक है। अदर इनकम है तो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। तो ये स्पेशल वाले मैंने आपको बता दिए जो स्पेशल है, बाकी सब पे नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है। अब एक पार्ट रहता था अपना डिविडेंड इनकम, वो देखते हैं। तो डिविडेंड इनकम देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम। बच्चों डिविडेंड इनकम है तो किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, आपने पैसा लगाया मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्ट किया किसी शेयर्स में। बच्चों अगर इन्वेस्ट करा है किसी शेयर में, इन्वेस्ट कर दिया उस पर, अब आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड कौन सी इनकम है? जो डिविडेंड मिलेगा वो इनकम कौन सी होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सीधी सी बात है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी अराइज होगी। Dividend income is always taxable under the head income from other source. Okay, the term dividend as used in the act has wider scope meaning than under the general. Dividend बहुत बड़ी, मतलब टैक्स रेट कितना है? एनी इनकम बाई पे ऑफ डिविडेंड रिसीव हो रही है रेजिडेंट फ्रॉम कंपनी, अपनी डोमेस्टिक कंपनी से, whether domestic or foreign, is taxable in the hands of resident shareholder at the normal tax rate. नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। ओके, डिविडेंड होता क्या है ये तो पता चले, इसमें मीनिंग ही बहुत बड़ा है। आपको पता है ना डिविडेंड कितना होता है? छोटा सा पता है बस, डिविडेंड मिला उस कंपनी। देखो डिविडेंड में क्या क्या आता है, सारी नई चीजें पढ़ोगे आप, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट, ठीक है। एनी distribution of accumulated profit whether capitalized or not by company to its shareholder is dividend if entails the release or any part of its asset. If accumulated profit are distributed in cash में it is dividend in the hands of shareholder. Where accumulated profit or distribution in kinds, examples और शेयर दे दिए, इंटेलिंग द रिलीजिंग ऑफ कंपनी एसेट्स दे दी, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डीम टू डिविडेंड, इसको भी डिविडेंड मान लेंगे। अगर एसेट्स की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में मिल रहा है तो डिविडेंड है, शेयर्स या एसेट्स की फॉर्म में मिल रहा है, देखो कंपनी ने कहा प्रॉफिट तो है बट देना भी है शेयर होल्डर,
शेयर होल्डर को देना है तो क्यों ना एसेट्स दे दिया जाए, टैक्स से बच जाए, ऐसा कंपनी गवर्नमेंट पकड़ लेती है। ठीक है, जब मिसयूज करने लगते हैं लोग तो गवर्नमेंट क्या करती है, और लॉ स्ट्रिक्ट बना देती है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा एसेट्स देते हो तो एसेट्स भी डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, तो इन कैश है तो डिविडेंड है ही, और इन काइंड है तो वो भी डिविडेंड है, इन फॉर्म ऑफ एसेट्स अगर किसी कंपनी से मिल रहा है तो वो भी क्या है, डिविडेंड है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर एंड बोनस शेयर दे दिए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाई कंपनी ऑफ डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे दिए, कुछ और दे दिया। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, पजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा, वेदर कैपिटलाइज हो और नॉट, will be deemed as dividend, इसको भी dividend, the market value of such bonus share is deemed as dividend in the hands of the preference shareholder in case of debentures, ठीक है, debentures stock their value to be taken at the market rate and if there is no market rate should be value according to accepted principle or valuation, ये बात है। bonus share are given to equity shareholder are not treated as dividend। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें कैश में मिल रहा है तो डिविडेंड है, काइंड्स में एसेट्स मिल रहे हैं तो वो भी डिविडेंड है, या फिर इस तरह से कुछ बोनस शेयर दे रहा है तो वो भी डिविडेंड है, बट इक्विटी को दिया तो वो डिविडेंड नहीं ट्रीट, प्रेफरेंस शेयर को है तो डिविडेंड। ठीक है, तो बी पॉइंट ये था हमारा। अब क्या है, बोनस शेयर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू शेयर होल्डर बाई कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन के टाइम, लिक्विडेशन का मतलब होता है अब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, टू द एक्सटेंट ऑफ विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज attributable to the accumulated profit of the company immediate before its liquidation whether capitalized or not, dividend income। देखो कंपनी के पास एक कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है, accumulated प्रॉफिट है मान लो 20 लाख, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने तक का तो डिविडेंड है। Any distribution made out of the profit of the company after the date of liquidation cannot amount to dividend, it repayment towards capital। ठीक है, प्रॉफिट के बाद का जो पार्ट है तो वो क्या मान लेंगे हम, कैपिटल पोर्शन वापस हो रहा है, बट उससे पहले जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वेदर कैपिटलाइज हो या नॉट, इसको डिविडेंड मान लिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। Distribution on reduction of capital, any distribution to its shareholder by company on the reduction of its capital to the extent of the company possess accumulated profit whether capitalized। अब देखो ये पॉइंट क्या है, डी पॉइंट इंपॉर्टेंट। कंपनी बेसिकली ऐसा करती है प्राइवेट कंपनी, कौन करता है ऐसा, प्राइवेट कंपनी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, आगे भी है ये रहा, लिखा है रिडक्शन कर दो कैपिटल में। रिडक्शन मींस कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है और शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल को डिविडेंड देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबिलिटी से बचने के लिए कंपनी ने कहा हमने डिविडेंड कहाँ किया है, हमने तो पैसा वापस कर दिया शेयर होल्डर का। देखो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, गवर्नमेंट ने कहा नहीं तुम हमें बेवकूफ बना रहे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, कहाँ तक, एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से आपको पैसा वापस नहीं करना, कैपिटल को, अलग चीज है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जितना पैसा वापस हुआ है उसको भी हम डिविडेंड मान लेंगे, चाहे रिडक्शन कर रहे हो या फिर बोनस शेयर दे रहे हो। ठीक है, बोनस शेयर के, ये बोनस शेयर वाला पार्ट था, और उसके बाद लिक्विडेशन के को भी क्या मानेंगे हम, डिविडेंड मान। एडवांस और लोन बाई क्लोजली, अब देखो कंपनी ने क्या तरीका निकाला, कह रहे हैं हमने तो लोन दिया है अपने शेयर होल्डर को, डिविडेंड कहाँ दिया है। अगला लोन, एडवांस और लोन क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड को ऐसे मान सकते हैं आप, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, क्या मान सकते हैं हम, प्राइवेट कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, क्लोजली हेल्ड को आप प्राइवेट की तरह ट्रीट करें, में है ना। रिडक्शन के बाद अगला पॉइंट, एनी पेमेंट बाई कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पब्लिक का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ऑफ एनी सम बाई वे ऑफ एडवांस और लोन टू एनी शेयर होल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर। जो कौन है बेनिफिशियल ओनर, वो कौन होता है, जिसके पास 10% और मोर, जिसके पास एक शेयर होल्डर है उसके पास 10% इक्विटी है तो वो बेनिफिशियल ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है,
कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक उसको क्या मान लेंगे। अगर आपने इसको लोन भी दिया है किसी कंपनी ने, देखो कंपनी को तो ये खुद पैसा देता है, अब ये लोन लेगा, कंपनी को जरूरत होती है, कंपनी तो लोगों से खुद पैसे लेती है शेयर के रूप में, अब शेयर इशू करे, अब शेयर होल्डर कोई लोन दे रही है, तो ये तो कम बेवकूफ बनाने वाली बात है। कितने परसेंट? 10%। कहीं ना कहीं कोई परसेंटेज तो बताना था, तो गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 10%। अगर 10% से कम है तो गवर्नमेंट कहेगी छोटा मोटा शेयर होल्डर है, छोड़ो। लेकिन 10% अगर आप किसी कंपनी में ओन करते हो और उस कंपनी से आप लोन भी ले रहे हो, तब भी वो डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, कंपनी विल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड, डीम डिविडेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। इफ द लोन इज नॉट कवर्ड बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट इज नॉट डीम्ड टू बी डिविडेंड। मान लो लोन आपने 50 लाख रुपए का ले लिया, ठीक है, कंपनी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख का ही है, फिर डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से। एडवांस और लोन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू स्पेसिफाइड पर्सन, देखो स्पेसिफाइड पर्सन, एनी पेमेंट बाय कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, HUF, फार्म, यूपी, BOI, कंपनी इन विच शेयर होल्डर एंड बेनिफिशियल ओनर, कितना? एटलीस्ट कम से कम 10% इक्विटी शेयर होने चाहिए। मेंबर और पार्टनर इन विच, और वो पर्सन क्या है? देखो क्या कहानी है, एक कंपनी है ए लिमिटेड और मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है, कह रहे हैं मैं अगर लोन लूंगा तो टैक्सेबल है, गवर्नमेंट क्या मान लेगी? उसको डिविडेंड मान लेगी। इसने क्या करा? एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, मिस्टर एक्स एंड वाई, और लोन दिलवा दिया किसको? पार्टनरशिप फॉर्म को। ये बात लिखी, देखो लिखा है ना, एटलीस्ट 10% ऑफ इक्विटी शेयर एज मेंबर और पार्टनर इन विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वहां पर अगर 20% भी है ऑफ द इनकम ऑफ द इट विल बी, इसको भी डिविडेंड मान लेंगे। देखो चालाकी, देखो लोग कितनी चालाकी करते हैं। ए लिमिटेड से अगर मैं डायरेक्ट लोन लूंगा, मैं शेयर होल्डर हूँ, यहाँ पर मेरे पास 15% होल्ड है, 10% से ज्यादा है, कंपनी ने डिविडेंड ना दे के क्या दे दिया मुझे? लोन, तो उसको डिविडेंड मान लेंगे। मैंने कहा मुझे मत दो लोन, किसको दे दो? इस फर्म को दे दो। तो ऐसा क्लोजली हेल्ड कंपनी में ही होता है, जो अपनी कंपनी होती है, अपनी फर्म होती है, लोग टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपका किसी फर्म में 20%, कितने परसेंट है? एटलीस्ट 20%, और इस वाली कंपनी में 10% है, तब भी आपका क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। ऑल्सो एनी पेमेंट बाई सच अ क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिट, किसी भी तरह से बेनिफिट पहुंचाए शेयर होल्डर को, ऑल्सो बी डीम्ड टू बी डिविडेंड, हाउ एवर इन बोथ केस, ठीक है, सीलिंग लिमिट डिविडेंड इन द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझ लो डिविडेंड मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर। क्या क्या डिविडेंड होता है? कैश में तो होता ही है, कैंट्स में भी होता है, बोनस शेयर में भी होता है, लिक्विडेशन के टाइम कहाँ तक? एक्सटेंड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। ठीक है, लिक्विडेशन के बाद रिडक्शन इन द कैपिटल, वो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अगर लोन दिया है अपने शेयर होल्डर को, वो भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को ना देकर किसी फार्म, AOP, BOI को लोन दे दिया जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, 20% था, तब भी वो क्या मान लिया जाएगा? डिविडेंड मान लिया जाएगा। कहां तक? एक्सटेंड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। ओके, कुछ एक्सेप्शन, अगर किसी कंपनी का काम ही है लोन देना, ABC फाइनेंस लिमिटेड है, कोई फाइनेंस करती है, ये फाइनेंशियल कंपनी है, लोन देना इनका काम है, NBFC, ठीक है, इस तरह से। तो लोन अगर उसका बिजनेस, इफ द लोन इज ग्रांटेड बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लैंडिंग मनी, सब्सटेंशियल पार्ट कंपनी बिजनेस लोन और एडवांस स्पेसिफिक, तो उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। कंपनी का काम ही है लोन देना, तो अपने शेयर होल्डर को दे चाहे बाहर वालों को दे, फिर उसको लोन ही मानेंगे, डिविडेंड नहीं मानेंगे। डिविडेंड पेड ऑफ इज सेट ऑफ अगेंस्ट डीम डिविडेंड वेयर अ लोन हैज बीन ट्रीटेड एज डिविडेंड, लोन को क्या मान लिया था? डिविडेंड। एंड सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिक्लेयर, बाद में डिविडेंड दे दिया इस शेयर होल्डर को, इंक्लूडिंग बोरिंग शेयर होल्डर को भी दे दिया। डिविडेंड सो पेड इज सेट अप बाय कंपनी, तो फिर उसको डिविडेंड। देखो पहले कंपनी से मैंने लोन लिया, सच में लोन लिया, मैं शेयर होल्डर हूँ किसी कंपनी में, ठीक है, इसने सच में रियलिटी में लोन लिया, कंपनी ने क्या, गवर्नमेंट ने कहा नहीं ये डिविडेंड है, लोन नहीं है, झूठ बोल, बाद में इसने सही में डिविडेंड दे दी, फिर उस वाले डिविडेंड को नहीं, पहले डिविडेंड मान लिया। ठीक है, तो ये पोर्शंस थे, मैंने आपको डिविडेंड बता दिया, तो इसके क्वेश्चन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन की भी वीडियो बनाएं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर ठीक है कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन की भी वीडियो चाहिए तो मैं, चलिए जी, थैंक यू बच्चों, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।